Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Today we are going to discuss the types of poetry. But उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोइट्री यानी कि शायरी कहाँ किसी जाता है. पोइट्री इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ लिटरेचर जिसमें हम इमेजिनरी या सरफेस लेवल या लिटरल मीनिंग के बारे में बात करते हैं और किस तरह बात करते हैं. समटाइम्स ये लिरिकल भी होती है, समटाइम ये ड्रामेटिक होती है. कुछ अशार, कुछ लाइंस में आप या राइटर जो होता है, जो पोइट होता है हमारा, वो अपनी थॉट या अपने इमेजिनेशन को वर्ड्स के ज़रिए अगले बंदे तक पहुंचाता है. ठीक हो गया. एक्चुअली पोइट्री इज़ एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन होता है. अपनी थॉट्स, फीलिंग या आइडियाज़ को लिरिकल स्टाइल में रिदम के साथ आप डिस्क्राइब करो. ये क्यों यूज़ किया जाता है? टू टेल स्टोरीज़, टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज, टू एक्सप्रेस पर्सनल इमोशंस, टू सेलिब्रेट पीपल, ऑब्जेक्ट और इवेंट. कोई भी आपके साथ ऐसा हो गया वाक़या, आप उसको वर्ड्स के ज़रिए, पोइट्री के ज़रिए किसी को बता रहे हो. इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं? रिदम, पर्पस. ठीक हो गया. आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर, रिदम, पर्पस और आपकी राइमिंग स्कीम सबसे इम्पॉर्टेंट, कि आप क्या राइमिंग स्कीम, क्या वर्ड्स को रिपीट कर रहे हो. ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है पोइट्री में. अब हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं. द वेरी फर्स्ट वन इज़ हाइकू. दैट इज़ बेसिकली अ जापनीज़ पोइटिक फॉर्म. और इसमें क्या होता है? 3 लाइन्स होती हैं. पहली लाइन में आपके 5 सिलेबल्स होते हैं, सेकेंड लाइन में आपके 7 सिलेबल्स होते हैं और थर्ड लाइन में आपके 5 सिलेबल्स होते हैं. ये या तो नेचर को डिस्कस करने के लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, या सीजन्स वगैरह को, या आप किसी मूवमेंट की अवेयरनेस. फॉर एग्जांपल कोविड का है तो मैं उसको 3 लाइन्स में डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो ये जापनीज़ पोइटिक फॉर्म बन गई है और इसको क्या कहेंगे हम? हाइकू. ठीक हो गया. जिस तरह यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है. ये सिंपल होती है और इसमें क्लियर इमेजरी यूज़ होती है. फ्री वर्ड्स इज़ बेसिकली अ पोइट्री दैट डज़ नॉट फॉलो स्पेसिफिक फॉर्मल स्ट्रक्चर. फ्री वर्ड्स से ही समझ में आ रहा है कि ऐसी वर्डिंग, ऐसी लाइन्स जो फ्रीली हो, जो बाउंड ना हो किसी चीज़ के साथ, जो इंडिपेंडेंट हो. उनका कोई रेगुलर मीटर और रिदम वगैरह को नहीं हमने फॉलो करना होता. उसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है स्पेसिफिक. उसमें लाइन लेंथ नहीं होती. आप जितना मर्ज़ी लिख लो, आपका जो इमोशन है, आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो आपके पास बाउंडलेस है. ठीक है, आप जितना मर्ज़ी लंबा लेके जा सकते हो, फ्री वर्ड्स को आप लेके जा सकते हो, लेकिन इसकी समझ आनी चाहिए. ठीक हो गया. और ये नेचुरल होती है तो मोस्टली लोग इसको प्रेफर करते हैं. अगर मैं जिस मोस्टली पोइट्री करती हूँ तो मैं फ्री वर्ड्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बाउंड होना वैसे भी अच्छा नहीं लगता. नेक्स्ट इज़ सोनेट. सोनेट इज़ बेसिकली अ 14 लाइन पोएम और इसमें स्पेसिफिक आपका राइम होता है, राइमिंग स्कीम यानी, और स्पेसिफिक ही स्ट्रक्चर होता है. मुझे सोनेट से सिर्फ शेक्सपियर याद आते हैं, पता नहीं क्यों. नहीं, बल्कि पता है, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा आई थिंक सो उन्होंने ही सोनेट्स लिखी हुई हैं और उन्हीं को ही मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा है. इसकी बेसिकली 14 लाइन्स होती हैं और ये ट्रेडिशनल मीटर फॉलो करता है, यानी कि आइम्बिक पेंटामीटर. इसमें क्या होता है? आपकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो वेरी करती है हर टाइप पे. अब यहाँ पे जिस तरह सोनेट की डिफरेंट टाइप्स हैं, हम इसको डिटेल एक वीडियो अलग बनाएंगे. और इसमें क्या होता है? कुछ में 8 लाइन्स होती हैं, कुछ में 3 लाइन्स होती हैं, कुछ में एक कपलेट होता है. इस तरह करके 14 लाइन्स कंप्लीट होती हैं. अक्सर इसमें ऐसा होता है कि आपकी जो थीम ऑफ लव होता है ना, उसको यानी रोमांटिसिज्म को डिस्क्राइब किया जाता है, और शेक्सपियर ने भी सबसे ज़्यादा अपने सोनेट्स में यही यूज़ की है थीम. नेक्स्ट वन इज़ लिमरिक. लिमरिक की 5 लाइन्स होती हैं और इसका डिस्टिंक्टिव रिदम और इनका राइमिंग पैटर्न जो होता है वो स्पेसिफिक होता है. आप इसको ये समझ सकते हो कि ये ह्यूमरस इसलिए कहा गया है क्योंकि नॉनसेंस, समटाइम्स एब्सर्ड समझ लें, उस तरह की बात होती है. और इसमें सिमिलर फ्रेजेस ज़्यादातर वो होती हैं, देयर वाज या वंस अपॉन अ टाइम की वाली बात. तो लिमरिक इस चीज़ को कहा जाता है. और इसका राइमिंग स्कीम पैटर्न क्या होता है? ए बी बी ए. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्रोस्टिक. एक्रोस्टिक पोइम वो होती है जहाँ पे फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल्स आउट अ वर्ड और फ्रेज वर्टिकली. यानी कि अगर हम, मेरे पास एक पोइम लिखी हुई है और उसके अगर मैं हर फर्स्ट लेटर की लाइन को, हर लाइन की फर्स्ट लेटर को देखूं तो वो एक अलग वर्ड बनाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है बेसबॉल. ठीक है, आपके पास इधर एग्जांपल लिखी हुई है जिस तरह एक्रोस्टिक की. फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड फॉर्म अ वर्ड और फ्रेज, कैन बी एनी ऑफ लेंथ, नॉट स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम. और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता था पुराने वक्तों में बाइबल के रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह के लिए. अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी दी हुई है. फॉर एग्जांपल दैट इज़ पीस ऑफ फ्रूट, ऑरेंज और रेड, ईटन एज अ स्नैक मेक्स मी हैप्पी. सेंसलेस है, बिल्कुल सेंसलेस है, लेकिन अगर आप इसको वर्टिकली पढ़ेंगे, इस सारी 4 लाइन्स के ये फर्स्ट वर्ड को देखोगे, स्टार्टिंग इनिशियल लेटर जो है हमारे पास अल्फ़ाबेट है, दैट इज़ POEM, एंड इट बिकम्स अवर न्यू वर्ड दैट इज़ पोएम.
ठीक है, एक्रोस्टिक इसको कहा जाता है। ज़्यादातर ये यूज़ भी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यानी कि आप प्री स्कूल में ये करवा सकते हो, और मुझे तो ये अच्छी लगती है, ये टाइप अच्छी है। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ी है लेकिन ये अच्छी है। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास आ गया है ऑड। ऑड इज़ बेसिकली अ लिरिकल पोएम दैट प्रेजेस और सेलिब्रेट अ पर्सन, ऑब्जेक्ट और इवेंट। और से ही पता चल रहा है कि आप किसी की तारीफ़ करने वाले हो, और वो किसी चीज़ की भी हो सकती है, किसी इंसान की भी हो सकती है, और कोई ऐसा मेजेस्टिक इवेंट हो गुजर चुका है जिसको आप तारीफ़ अपने शब्दों में बता रहे हो, अपने अल्फाज में आप उसको कर रहे हो। ये मोस्टली फॉर्मल होती है, ये लैंग्वेज को एलेबरेट करती है। सीरियस होती है, इसका टोन जो होता है ये मोस्टली सीरियस टोन रखता है, और एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो आपके डीप इमोशंस को शो करते हैं। जो भी आप वहाँ पे दे रहे हो, वर्ड्स लिख रहे हो, तो वो आपका डीप इमोशन शो करेगा। जैसे यहाँ पे ऑड टू फाउंटेन पेन लिखा हुआ है, मैंने जो पढ़ी थी जो मुझे बहुत पसंद है, ऑड टू नाइटिंगेल। और अक्सर ये होता है, ये डायरेक्टली सब्जेक्ट के साथ ही बातचीत करता है अपनी। और अगर हम किसी पर्सन की बात करें कुछ भी, तो हमें किसी फर्स्ट सेकंड थर्ड से नहीं बात करनी पड़ेगी, ये डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड करता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्टैंजास में होता है। ठीक हो गया, ऑड का समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ एलिजी। एलिजी इज़ बेसिकली अ पोएम जो मोस्टली हम लोग जिसे कहते हैं मरसिया, यानी कि आप किसी के मरने पे और किसी अपने बहुत बड़े किसी दुख पे ना आप कुछ तकलीफ़ दा वर्ड्स बोल रहे हो और उसको एज अ पोइट्री में पढ़ रहे हो, या कुछ भी नोहा ख्वाही कर रहे हो, दैट इज़ बेसिकली एलिजी। एलिजी क्या होती है? मॉर्नफुल होती है, यानी कि आप अपने किसी गम को, ग्रीफ को आप मातम कर रहे हो। इसमें डेथ, लॉस और ग्रीफ की थीम यूज़ होती है। टोटली सीरियस टोन होती है, और इस टोन में कोई भी होप या कंसोलेशन होती है ऑफ कोर्स, लेकिन कोई न्यू होप नहीं है। और एलिजी का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे दिया हुआ है, और सबसे ज़्यादा एलिजी जो है वो जॉन मिल्टन ने अपने लाइसिडिस में लिखा हुआ है, और एडोनिसिस जो है पी शेले की, उसमें सबसे ज़्यादा एलिजी वगैरह यूज़ हुई है, और बहुत फेमस भी है ये। तो हमें बताना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव होती है, और ये किसी की डेथ वगैरह पे मोस्टली पढ़ी जाती है, यानी कि मातम किया जाता है, या नोहा ख्वाही, जिसे भी जो भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट वन इज़ बैलेड। बैलेड इज़ बेसिकली अ नैरेटिव पोएम जिसमें आप अपनी स्टोरी सुना रहे हो, कोई फोक स्टोरी सुना रहे हो, या ऐसी चीज़ जो मोस्टली गाने के तौर पे आप कर सकते हो। लाइक बैलेड को अक्सर हम रोमांटिक सॉन्ग्स में भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लिरिक्स होते हैं। लिरिक्स आपकी इमोशंस, इस बैलेड के करेक्टरिस्टिक क्या हैं, ये आपको ड्रामेटिक या इमोशनल स्टोरी बताता है। इसमें जो लैंग्वेज होती है वो कॉमन पीपल के लिए यूज़ होती है, यानी कि आम अल्फाज होते हैं, ऐसी चीज़ जो हर कोई अप्रोच कर सकता है, हर कोई गा सकता है, हर कोई समझ सकता है। इसमें 4 लाइन स्टैंजा यूज़ होते हैं, और इसकी मोस्टली जो राइमिंग स्कीम होती है वो या तो AABB होती है, या फिर ABCB होती है। और इसमें क्या होता है, डायलॉग भी हो सकते हैं और रेपिटिशन भी अकर की जाती है। अक्सर होता है कि हमने कोई सॉन्ग के लिरिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि उनका मेन जो लाइन होती है वो रिपीट होती रहती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो एक बैलेड होता है। ओरिजिनली जो ये है, ये जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती रहती है, और इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। लिटरेरी बैलेड भी है और ट्रेडिशनल बैलेड भी है, और इसको आप आगे पढ़ेंगे, हम इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट इज़ एपिक। एपिक के नाम से पता चल जाता है कि एक बहुत लॉन्ग पोइम है, और हमने सबसे ज़्यादा वैसे एपिक ही पढ़ी है। अक्सर इस चीज़ को क्यों यूज़ किया जाता है? एपिक पोएम जो होती है वो किसी एडवेंचर को, किसी लेजेंडरी या हिस्टोरिकल, कोई बहुत मेन हीरो रह चुका हो, गुजरा हुआ हमारे पास कोई ऐसा फिगर है जो बहुत आइडियलाइज़ किया जाता है, तो उसके लिए ये होती है। और ये अक्सर होता है बुक लेंथ साइज़ होता है इसका, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे बेवुल्फ लिखा हुआ है, उसकी एपिक पोएम थी। और अक्सर ऐसा होता है इसमें कि सुपरनेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं, कल्चरल एलिमेंट्स भी होते हैं, और ये नेशनल हीरो का जो भी आपके पास आ जाते हैं ना पॉइंट्स, ये सब इसमें आएंगे, ठीक है। और जियोग्राफिकल एरियाज़ इसमें बहुत ज़्यादा हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप, जाहिर सी बात है लॉन्ग है तो उसमें एक ही टॉपिक को तो आप कवर नहीं कर रहे हो। अगर आप एक ही हीरो को कवर कर रहे हो तो वो एक ही जगह बैठ के तो नहीं पूरी अपनी लाइफ गुजारा है। हीरो है, जाहिर सी बात है, कोई एडवेंचर हुआ होगा, क्या कोई लाइफ इवेंट उसके साथ हुआ होगा। तो फेमस जो हमारे पास एपिक पोएम्स हैं, दैट इज़ ओडिसी, और एनियड वर्जिल की है, और होमर की इलियड है, द डिवाइन कॉमेडी है दांते की जो हमने पढ़ी हुई है, एंड पैराडाइज लॉस्ट जिस पे मैंने बहुत अच्छा प्ले भी किया हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम जॉन मिल्टन। पैराडाइज लॉस्ट बहुत कमाल है, एपिक है, और मेरे ख्याल से सबको पढ़नी चाहिए। इट इज़ लिटरली वर्थ रीडिंग, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, एंड आई थिंक दैट इज़ द लास्ट वन, कॉन्क्लूजन। यस, पोइट्री क्यों करनी चाहिए, पोइट्री का क्या मकसद है, और ये इसके लिए क्या टिप्स हैं, और ये सब कुछ इस स्लाइड में मैंने यहाँ पे वो बताया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने किस तरह का राइमिंग स्कीम फॉलो कर रहे हो, क्या आपका टॉपिक है, आप उसको किस तरह बताना चाहते हो। आपको मैंने डिफरेंट टाइप्स बता दिए,
होप सो आप अच्छी सी पोइम लिख के मुझे बताएंगे, और इंशाल्लाह मैं अपनी पोइट्री भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।